बहू, मुझसे सूखी रोटी नहीं खाई जा रही, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। माँ ने धीरे से कहा तो बहू ने गुस्से से कहा, इस उम्र में भी माँ, तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। माँ की नीयत ही बहुत खराब है। इस उम्र में तो बंदा सूखी रोटी भी खुशी से खा लेता है। यह सुनकर बेटा खामोशी से कमरे में चला गया। अगले दिन पत्नी दूध को फ्रिज में निकाल कर कुत्ते को पिला रही थी। बेटे का दिल कांप उठा। वह भागता हुआ माँ के कमरे में गया तो उसकी जान निकल गई थी, क्योंकि माँ भगवान के सामने हाथ जोड़े, लाइए मौसी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। रचना ने शांति देवी के पैर दबाने शुरू कर दिए। कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो। रचना कहने लगी, आप तो अपना ख्याल ही नहीं रखती। अपने बाल देखें हैं कैसे सारे सफ़ेद हो गए हैं। लाइए मैं आपके सर पर मेहंदी लगा देती हूँ। अपनी माँ को भी मैं ही मेहंदी लगाती हूँ। शांति देवी ने बड़े ध्यान से रचना की तरफ देखा था, जो शकल की तो साधारण सी थी, लेकिन गुण बहुत सारे। घर उसने संभाल रखा था। शांति देवी से तीसरा घर रचना का था। रचना की माँ नीता से शांति देवी की अच्छी दोस्ती थी। 2 दिन से उन्हें बुखार था, घर में कोई संभालने वाला नहीं था, तो नीता ने अपनी बेटी रचना को भेज दिया। रचना ने पहले तो पूरे घर की सफाई की, घर को शीशे की तरह चमका दिया, और फिर खाना बनाने के बाद रचना शांति देवी के पास बैठ गई। कहने लगी, बुखार से मेरी माँ के भी पाँव में बहुत दर्द होता है, लाइए मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। लेकिन शांति को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को जब विनीत ऑफिस से घर आया तो घर को साफ सुथरा देखकर कुछ हैरान हुआ था। वह कहने लगा, माँ यह दवाइयाँ मैं ले आया हूँ, डॉक्टर कह रहा है पाबंदी से 2 दिन खाएं तो आप ठीक हो जाएंगी। उसने रचना की तरफ एक नज़र तक नहीं डाली थी और सीधा अपने कमरे में चला गया। वह बहुत ही शरीफ इंसान था। शांति देवी कहने लगी, बेटा अब तुम अपने घर जाओ, अच्छा नहीं लगता, मोहल्ले वाले पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। मौसी, आप मोहल्ले वालों की चिंता करती हैं, मैं तो आपकी अपनी माँ की तरह समझती हूँ, चलो ठीक है मैं चलती हूँ। यह कहकर रचना ने दुपट्टा सही किया और अपने घर के बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हाथ मुंह धोकर विनीत बाहर आया और कहने लगा, माँ आप क्यों इस लड़की को रोज बुला लेते, मोहल्ले वाले मुझे अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। शांति देवी कहने लगी, तो क्या करूँ बेटा, तुम्हें कह कहकर थक गई हूँ कि शादी कर लो, मुझसे अब घर नहीं संभाला जाता, लेकिन एक तुम हो कि मानते ही नहीं। विनीत कहने लगा, आप न जानती तो हैं इसका कारण क्या है। आप निकिता के लिए उसकी माँ से बात क्यों नहीं करती? आखिर क्या कमी है मुझ में? मैं अच्छा कमाता हूँ, आप जानती है कि मुझे निकिता बहुत पसंद है। निकिता का नाम सुनकर शांति देवी ने एक ठंडी आह भरी थी। कहने लगी, तुम्हें पता है ना, जब से उन लोगों की हालत हमसे अच्छे हुए हैं उसके तो तेवर ही नहीं मिलते। बचपन का वादा तो कब का भूल गई, और निकिता के तेवर भी इस बार मैं देख कर आई हूँ। बेटा इतनी वह सुंदर नहीं जितना उसका नखरा है, मुझे नहीं लगता कि वह मुझे पानी भी पूछेगी। शांति देवी ने बिना लगाए विनीत के सर पर जैसे बम फोड़ा था। विनीत अब चुप हो गया। कहने लगा, भाई यह तो बुरी बात है, बचपन से मैं तो विनिकिता के अलावा किसी का सोचा तक नहीं, और अब तो मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, सैलरी भी अच्छी है, धीरे धीरे मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, या तो फिर आप 2 साल और इंतजार कर ले, जब हमारे घर सारी सुख सुविधा हो जाएंगी तो निकिता की माँ को आपत्ति नहीं होगी। विनीता ने शांति देवी के पास बैठते हुए कहा। शांति देवी कहने लगी, मुझे तो यह रचना बहुत अच्छी लगती है, सुलझी हुई लड़के, देखो तो सही कितनी जल्दी घर का नक्शा बदल कर रख दिया, खाना भी बना कर चली गई। बेटा तुमने निकिता को छोड़ा, रचना से शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और मेरा बुढ़ापा भी सुकून से गुजर जाएगा। विनीत ने कोई जवाब नहीं दिया और किचन में चला गया। खाना उसने शांति देवी को भी दिया और खुद भी खाने लगा। खाना बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था, लेकिन विनीत का तो दिल निकिता के लिए धड़कता था। इतना आसान तो नहीं था अपनी बचपन की मंगेतर को छोड़कर वह किसी अजनबी लड़की से शादी कर लेता, जिसे अपने आज तक नजर भर कर नहीं देखा था। विनीत एक हैंडसम नौजवान था और निकिता भी काफी सुंदर लड़की थी, लेकिन रचना साधारण शकल सूरत की लड़की थी। विनीत के बार बार कहने पर शांति देवी निकिता की माँ के पास गई। आखिर बार उसने पूछ ही लिया कि आखिर वह चाहती क्या है, लेकिन नीता की माँ ने माथे पर बल डाल लिए। वह कहने लगी, मेरी बेटी एसी के बिना नहीं सोती, और तुम्हारा बेटा कमाता ही क्या है, जितना वह कमाता है उतना तो मेरी बेटी 2 दिन में उड़ा देती है। शांति देवी का दिल बहुत दुखी हुआ था। वह कहने लगी, ठीक है फिर मैं विनीत के लिए किसी और लड़के को पसंद कर लेती हूँ। वह कहने लगी, हाँ हाँ कर लो, और अपनी हैसियत के हिसाब से करना, ऊंचे घर की बहू मत ले आना,
क्योंकि वह गुजर बसर नहीं कर सकती। तुम्हारे घर पर। शांति देवी चुपचाप उठी। जैसे ही घर से बाहर जाने लगी तो निकिता इस समय घर में कहीं से आ रही थी। वह कहने लगी, मौसी जी आप कब आई? शांति देवी कहने लगी, अब तो जाने का समय आ गया और अब कभी नहीं आऊंगी। निकिता कारण पूछती रह गई, लेकिन शांति ने कारण नहीं बताया। जाते ही विनीत से कह दिया कि निकिता की माँ ने मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझे बहुत बातें सुनाई। अब तुम बताओ, क्या माँ की इज्जत और खराब करना चाहते हो? क्या दोबारा जाऊं निकिता के घर पर हाथ जोड़ने के लिए कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के लिए मरे जा रहा है? यह सुनकर विनीत चुप सा हो गया। कहने लगा, नहीं माँ, आपको जहाँ पसंद है आप वहीं मेरी शादी कर दे, मुझे स्वीकार होगा। यह सुना था कि शांति देवी भागी दौड़ी अनीता के घर गई। रचना का रिश्ता पक्का करके ही वापस आई थी। विनीत का तो जैसे दिल ही टूट कर रह गया था। रचना की माँ ने कहा कि वह बेटी की शादी जल्द ही करना चाहती है, इसलिए कुछ महीनों में ही शादी करके उसे विदा करना चाहती है। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति है या देर से शादी करने का इरादा है तो अपनी मेरी बेटी के और भी रिश्ते आ रहे हैं। यह सुनकर शांति देवी ने शादी भी जल्दी ही कर दी। उस समय विनीत मानसिक तौर पर तैयार भी न था। फिर जब पहली बार उसने दुल्हन बनी रचना को देखा तो दिल टूट कर रह गया था, क्योंकि सारी जिंदगी निकिता के सपने आंखों में सजाए थे और रचना उससे बहुत अलग थी। लेकिन उसे यह था कि माँ की पसंद है। उसने रचना के साथ कोई जाति नहीं की थी। शादी की अगली सुबह ही रचना ने किचन संभाल लिया और शांति देवी देखकर उसे प्रभारी जा रही थी कि भगवान उसे कितनी सीधी और अच्छी बहू दी है, जिसे कोई नखरे नहीं दिखाए, और फौरन किचन में काम करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि शांति देवी ने बहुत मना किया था, लेकिन रचना कहने लगी, माँ की मुझे कल भी तो संभालना है, तो मैं आज ही संभाल लूंगी। शांति को तो जैसे रचना अब बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने देती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। रचना की सेवा को देखकर विनीत भी उसे पसंद करने लगा था कि वह उसके माँ का बहुत ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे विनीत की तरक्की होने लगी, घर में सुविधा आने लगी, एसी भी लग गया, हालात भी अच्छे होने लगे। एसी अपनी माँ के कमरे में लगवाया था, वह भी रचना के कहने पर कि मैं माँ जी के पास ही लेट जाया करूँगी, माँ जी को ऐसी ही ज़्यादा ज़रूरत है। 6 महीने बाद रचना उम्मीद से हुई तो डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बता दिया। यह बात भी शांति देवी को रचना के मुंह से ही पता चली। वह कहने लगी, डॉक्टर है कहती हैं कि तुम बहुत कमजोर हो। यह सुना था कि शांति देवी ने कहा, बहू अब तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। वह कहने लगी, आप रहने दे, डॉक्टर को तो आदत होती है ऐसी बातें करने की, काम होता क्या है, बस खाना ही तो बनाना है, बाकी हर काम के लिए तो विनीत ने कामवाली रख ली, मैं कर लिया करूंगी। यह कहते हुए रचना खड़ी हुई, लेकिन 2 कदम चलते ही सर पकड़कर चकराने वाले अंदाज में बेड पर गिरने के अंदाज में जैसे बैठ गई। यह देखकर शांति देवी परेशान हो गई। वह कहने लगी, रचना बेटा क्या हुआ? रचना कहने लगी, वह चक्कर आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, यह ना हो कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। यह सुनकर शांति देवी कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें काम करने की, तुम आराम करो, खाना मैं बना देती हूँ। शांति देवी किचन में आ गई, रात का खाना तैयार किया और नींबू पानी बनाकर रचना को भी दिया कि बेटा यह पी लो, तुम्हारा दिल अच्छा हो जाएगा। रचना ने नींबू पानी पिया और आंखें बंद करके सो गई। रात तक रोटी बनाकर जब शांति देवी किचन के बाहर आई तो पसीने से भीगी थी। उसी समय रचना कमरे से बाहर आई, कहने लगी, माँ की मेरी वजह से तो आप मुश्किल में आ गई हैं, देखिए तो सही कितना पसीना निकल रहा है, आप नहाए, दूसरे कपड़े पहने, मैं देख लेती हूँ। शांति देवी कहने लगी, मैंने सारा काम कर लिया, मैं बस नहा कर कपड़े बदल लेती हूँ। वैसे ही विनीत आने वाला है, तुम विनीत को ना बताना कि यह सब मैंने किया है, वरना मुझ पर भड़क उठेगा। सुबह सुबह मेरा ब्लड प्रेशर हो गया था तो दवाइयाँ विनीत ने ही मुझे खिलाई थी। रचना कहने लगी, आप चिंता ही ना करें। जब शांति देवी नहाकर कपड़े पहन कर आई तभी विनीत आ गया था, लेकिन रचना का बंधा हुआ सर देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? वह कहने लगी, कुछ नहीं, चक्कर और सर दर्द ने मेरी जिंदगी नरक बना कर रख दी है। अभी अभी किचन में फिरी हुई अपने चेहरे को सिर्फ पानी के छींटे से उसने ऐसे जताया जैसे बड़ा पसीना बहा चुके और सारे किचन का काम इसी ने किया हो। विनीत उसका हाथ पकड़े उसे पंखे के सामने बिठा। वह कहने लगा, यहाँ बैठो, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा है, तुम क्यों अपना ख्याल नहीं रखती? अरे माँ से कह देती तो वह तुम्हारे साथ लग जाती। वह कहने लगे, नहीं नहीं माँ जी से कुछ मत कहना। उस समय शांति देवी अपने कमरे में थी, अपने बाल सुखा रही थी। रचना कहने लगी, यह उनके काम की उम्र थोड़ी है, भगवान तो माँ जी से कुछ मत कहना, तुम्हारे सामने तो माँ जी कुछ नहीं कहती, लेकिन पीछे से उन्हें यह बात बहुत बुरी लगती है, वह यह समझेगी कि मैंने तुम्हें खिलाफ पटिया पढ़ाई है। विनीत कहने लगा, मेरी माँ ऐसी नहीं है, मुझे तुम ऐसे ही सोच रही हो। समय गुजरने लगा,
एक बार विनीत घर आया तो शांति देवी के माथे पर बल थे, क्योंकि आज वह खुद रचना को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। लेडी डॉक्टर ने रचना के सामने ही शांति देवी से कहा कि मैं तो रचना को कोई बेड रेस्ट नहीं बताया, वह तो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, बच्चा भी ठीक है। यह सुनकर शांति देवी को बड़ा गुस्सा आया। वह जो पिछले 6 महीने से रचना का इतना ख्याल रख रही थी और वह झूठ बोल रही थी, उन्होंने सोचा था कि वह विनीत को यह बात जरूर बताएगी, लेकिन जब तक पानी सर से ऊपर हो चुका था, रचना विनीत के दिल और दिमाग में यह बात बिठा चुकी थी कि शांति देवी का व्यवहार दिन में रचना के साथ अच्छा नहीं होता, रात को विनीत को देखकर माँ का व्यवहार अच्छा हो जाता है। इसलिए जब विनीत घर आया तो शांति देवी का बिगड़ा हुआ मूड देखा तो पूछने लगा, क्या हुआ? शांति देवी कहने लगी, रचना को मैं जितना सीधा और मासूम समझती थी, यह तो बहुत चालाक निकली। तुम्हें पता है इसने क्या हरकत की? इससे पहले कि वह डॉक्टर की बात बताती कि विनीत कहने लगा, माँ क्या हो गया आपको? एक तो थक हार ऑफिस से आता हूँ और आपकी शिकायतें शुरू हो जाती है। बेचारी इतना काम करती है, इस हालत में भी सारे काम कर रही है, आपको यह नजर नहीं आता? जरा सी बात पर बिगड़ने छोड़ दे। अपनी पसंद से लाई है ना आप उसे? मैं तो नहीं कहा था कि मेरी शादी रचना से करे, अब हो गई है तो उसके साथ निभाना सीखे, हर समय मेरा सर मत खाया करे। विनीत का बदला व्यवहार देखकर शांति देवी को तो जैसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इस अंदाज में भी बात कर सकता है। विनीत जैसे ही कमरे में आया तो रचना सारी बात सुन चुकी थी और वह रो रही थी। उसे रोता देखकर विनीत कहने लगा, अब तुम्हें क्या हुआ? उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, कुछ नहीं, बस छोड़ दे, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए अभी तक रोटी नहीं बनाई है। वह कहने लगा, नहीं रहने दो, मैं बाहर से रोटी ले आता हूँ, अपना ख्याल रखा करो। क्यों अपने आप को परेशान कर रखा है? देखो मेरा बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए। रचना ने यह जब देखा कि पति अब उसकी मुट्ठी में हो चुका है, तब उसने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना शुरू किया था। जैसे ही सुबह का नाश्ता करती, रचना अपनी माँ के घर चली जाती और देर शाम तक वहीं बैठी रहती। मजबूरन शांति देवी को ही खाना बनाना पड़ता, किचन के काम भी करने पड़ते। विनीत के आने से 1 घंटा पहले वह आई थी और किचन में ऐसे हो जाती जैसे सारा काम उसी ने किया है। शांति देवी की आदत थी, जब भी किचन से फ्री होती तो पसीने से भीग जाती थी, इसलिए नहाकर कपड़े बदल लेती थी और यही आदत उसको विनीत को यूँ दिखाती जैसे माँ हर समय साफ सुथरे कपड़ों में ही बैठी रहती है और सारे कामों के लिए पत्नी करती है, क्योंकि शुरू से ही विनीत ने यही देखा था। जब से उसकी शादी हुई थी, सारी जिम्मेदारी रचना ने। फिर शांति देवी भी बार बार यही कहा करती कि रचना तो उसे कोई काम नहीं करने देती, सब कुछ उसने संभाल रखा है। इसलिए विनीत को लगता था कि यही सच है। शायद शांति देवी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। शरीर में बुखार की गर्मी थी। उन्होंने कमरे से बाहर जाकर अब जब किचन में से खाना निकालना चाहा तो विनीत कहने लगा, माँ बैठ जाइए, जब जरा काम रचना ने ही किया है तो आपको खाना भी वहीं देगी। यह बात सुनकर शांति देवी कहने लगे, अपनी पत्नी को बोला करो, सच कहा करे, खाना मैंने बनाया और मैं डालकर खुद खा लूँगी, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह कहने लगा, पता नहीं आपको रचना से क्या परेशानी हो गई, पहले तो आपको उसके अंदर बड़े गुण नजर आया करते थे और अब आपको बुरी लगने लगी। शांति देवी कहने लगे, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। यह कहकर उन्होंने खाया दवाइयाँ खाने लगी, लेकिन उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और विनीत को लगता कि उसकी माँ झूठ मूठ का ड्रामा कर रही है ताकि बेटे को एहसास दिला सके कि वह बीमार है। जब हालत ज़्यादा खराब हुई तो विनीत उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट करे तो पता चला कि उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कुछ बढ़ गया है। डॉक्टर ने अंडा तेल और वाली चीज़ मना कर दी और विनीत ने रचना से कहा कि माँ का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब घी रोटी और अंडे आदि मत देना, बल्कि घी वाली कोई चीज़ मत देना, इन्हें सादा खाना दो। ऐसा ना हो कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल और बढ़ जाए और दिल की समस्या हो जाएगी। यह कहना था कि रचना ने जैसे शांति देवी का खाना पीना ही बंद करके रख दिया। वह उन्हें सूखी रोटी देती थी, साथ में उबली हुई सब्जी जिसमें ना नमक होता था ना मिर्च। वह सब्जी उबाल कर सामने रख देती थी, जिसे खाना शांति देवी के लिए बहुत मुश्किल सा हो गया था। वह कहने लगी, वह खाना इतना फीका क्यों बनाया है, ना नमक है ना मिर्च, ऐसा लग रहा है सब्जी उबाल कर तुमने मेरे सामने रख दी। वह कहने लगी, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको पकवान बना कर दूँ ताकि आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाए? जो दिया है वहीं खा लो, मैं आपकी दुश्मन नहीं। बड़ी मुश्किल से शांति देवी के गले से रोटी उतार रही थी जब डॉक्टर ने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था।
कि खाना ही ना खाए। 1 डेढ़ महीने शांति देवी ने वही खाना खाया। अब तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी कम हो चुका, लेकिन रचना तो दोबारा टेस्ट करवाने नहीं दिया और ना ही उनका खाना बदला। खुद वह बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खा रही होती, लेकिन शांति देवी के भाग्य में तो जैसे रचना ने सूखी रोटी ही कर दी थी। एक बार उनका बड़ा दिल चाहा कि अच्छा खाना खाए। रात को जब सब सो गए तो शांति देवी उठकर कमरे से बाहर आई। उन्होंने फ्रिज के पास आकर खड़े होकर जैसे फ्रिज खोला कि आज बना हुआ खाना वह पेट भर कर खा सके, तो फ्रिज लॉक था और जैसे उसकी चाबी भी वहाँ नहीं थी। यह देखकर तो जैसे शांति देवी को रोना आया था। तो क्या अब अपने ही घर में उनके लिए खाने पीने पर रोक लगा दी जाएगी? वह अपने कमरे में आ गई। बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि आज उसने उबली हुई सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाई। सुबह उन्होंने विनीत से कहा कि ऐसा करो, मेरा दोबारा टेस्ट कराओ, मुझे अब कमजोरी सी महसूस होने लग गई है। रचना तो मुझे कुछ खाने ही नहीं देती, मुझे उबली हुई सब्जियां नहीं खाई जाती। वह कहने लगा कि अभी आपको टेस्ट नहीं करवाना, जो परहेज डॉक्टर ने बताया वही करेंगे। और रचना आपकी दुश्मन नहीं, वह आपका ख्याल रखती है। जो वह कहेगी आप वही खाएंगी। यह कहकर वह अपने ऑफिस चला गया। रात तक शांति देवी ने कुछ नहीं खाया था, ना ही रचना को परवाह थी। वह अपने बेटे में ही लगी रहती। अब तो शांति देवी को पूछना तक नहीं था। विनीत घर से जाता, नाश्ता करके वह अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती, फिर शाम को ही वापस आती थी। उसे परवाह तक नहीं थी कि शांति देवी क्या खाएगी। आज गुस्से के मारे शांति देवी ने कुछ नहीं खाया। रात को फिर सूखी रोटी के साथ उबली हुई सब्जी देकर कहने लगी, ऐसा करो बहू, मुझे दूध दे दो, सूखी रोटी मुझसे खाई नहीं जाती, मैं दूध के साथ भिगोकर खा लूंगी। हालांकि बहू और बेटा उस समय पनीर टिक्का खा रहे थे। शांति देवी उन्हें देख रही थी। कभी इस घर पर उनका राज चलता था, लेकिन आज तो जैसे उनके लिए खाने पीने पर भी रोक लग गई थी। रचना ने ऐसा विनीत को काबू किया था कि माँ की कोई बात ही नहीं सुनता था। रचना कहने लगी, दूध क्यों दूँ आपको? अरे दूध के अंदर मलाई होती है और मलाई से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। माँ जी, मैं आपको बीमार नहीं होने दूंगी, मैं आपको दूध नहीं पीने दूंगी। आपको नहीं पता, बुढ़ापे में बहुत परहेज होता है। मेरी माँ सूखी रोटी खाती है। मजाल है कि आप, मेरी माँ ने सूखी रोटी के अलावा कुछ खाया हो। आप भी सूखी रोटी खाया करें, यही आपके लिए अच्छी है। पता नहीं आपके इस उम्र में इतने नखरे क्यों बढ़ गए। 2 आंसू थे जो शांति देवी की आंखों से बहकर गाल पर आए थे। उन्होंने कहा कि पानी दे सकते हो या पानी पर भी रोक है? मैं पानी के साथ ही रोटी खा ली थी। सूखी रोटी अब मेरे गले से नहीं उतरती होती है। उबली हुई सब्जी कल तुम अपनी माँ को दे आना, क्योंकि उन्हें भी तो डॉक्टर ने परहेज ही बताया होगा। यह सुनकर पानी का गिलास भरकर विनीत ने अपनी माँ के सामने रख दिया। वह कहने लगा, आपको अपनी चिंता नहीं, लेकिन मुझे आपकी चिंता है, इसलिए जो रचना कहेगी आप वही करेंगे। चुपचाप पानी के साथ शांति देवी ने रोटी गले से नीचे उतारी थी। उन्हें अब इतनी कमजोरी होने लगी थी कि हाथ पाँव कांपने लगे, कभी चक्कर आने लगते। धूप और गर्मी के कारण वह एसी खोलती तो रचना एसी बंद कर देती। कहती, आप बूढ़ी हो गई है, एसी की हवा से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, वैसे भी आपके हाथ कांपते रहते हैं, आपको सर्दी लगती रहती है। यही बात उसने विनीत से कही और एसी उतरवा कर अपने कमरे में लगा दिया कि माँ जी को ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएगी। अब तो शांति देवी को लगता जैसे उनकी जिंदगी उनके लिए सजा बन गई। वह अभी भगवान के सामने बैठी रोती रहती या माला का जाप करती रहती। विनीत से भी बात करनी छोड़ दी। यह बात विनीत को अजीब सी लगने लगी थी। माँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। हालांकि वह दवाइयाँ और फल खुद लाकर देता था, लेकिन रचना उन्हें फल तक नहीं खाने देती। वह कहती कि मेरा पति कमाता है और उसकी कमाई पर सिर्फ मेरा अधिकार है। रचना तो जैसे शांति देवी का जीना दुभर करके रख दिया था। धूप गर्मी में वह पसीने में भीग जाती, लेकिन एसी के कमरे में रचना उन्हें बैठने तक नहीं देती थी। कहती कि बस अपने कमरे में रहा करो, पूरे घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अब तो रचना की माँ नीता बेटी के घर आ जाती और दोनों माँ बेटी बैठकर मजे मजे के खाने खाते, बातें करते, कभी बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर देते और शांति देवी के सामने बैठकर खाते। लेकिन शांति देवी ने तो जैसे चुप साध ली थी, या तो अपने कमरे में उठकर चली जाती या फिर चुपचाप बैठी रहती। आजकल विनीत को अपनी माँ की चुप बड़ी परेशान करने लगी। वह जाकर अपनी माँ के पास बैठ जाता, इधर उधर की बातें करता, लेकिन वह बिल्कुल चुप रहती, कोई जवाब नहीं देती। एक बार कहने लगी, माँ कुछ तो बोला करो, आप चुप क्यों रहती हो? वह कहने लगी, कुछ नहीं, बस अब बोलने को दिल नहीं चाहता, बोलने को कुछ है ही नहीं। एक बार विनीत को रात में प्यास लगी तो वह कमरे से बाहर आया। गर्मियों के दिन थे। उसने जैसे ही ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो फ्रिज लॉक थी। यह देखकर वह हैरान हुआ, क्योंकि रचना विनीत के सो जाने के बाद फ्रिज लॉक किया करती थी ताकि शांति देवी कुछ खाना ना खा सके। यह देखकर वह बहुत
हैरान हुआ। जैसे ही वापस पलटने लगा तो उसको आवाज़ आई। उसके कदम रुके थे। शांति देवी के कमरे से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वह अपनी माँ के कमरे में बाहर झाँककर खड़ा हो गया। जरा सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह शांति देवी बैठी रो रही थी। हाथ पाँव काँप रहे थे। विनीत दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन इस बार उसे शांत नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत बेचैन था। ऐसा लग रहा था कि शायद माँ के साथ कोई व्यक्ति बुरा कर रहा है। सुबह सुबह उसके आंख देर से खुली तो उसने देखा कि रचना फ्रिज खोलकर दूध निकालकर बाहर कुत्ते को डाल रही है। विनीत कहने लगा, दूध तुम कुत्ते को क्यों डाल रही हो? वह कहने लगी, वह थोड़ा दूध बच जाता है, गर्मियों का मौसम में खराब न हो जाए, इसलिए मैं कुत्ते को डाल देती हूँ। चलो, किसी के मुंह में ही जा रहा है। वह एक गिलास शांति देवी के हिस्से का होता जो वह शांति देवी को देने की बजाय कुत्ते को देना पसंद करती थी या खराब कर देना पसंद करती थी। इसी तरह फ्रिज से उसने कई चीज़ निकाल कर कुत्ते को डाल दी। विनीत शांति देवी को डॉक्टर के पास लेकर गया। दोबारा से उनके टेस्ट कराए तो पता चला कि सही खाना न मिलने से वह बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपको यह तो नहीं कहा था कि अपनी माँ को खाना ही बंद कर दे, दूध देना चाहिए था। मैंने कहा था सिर्फ 15-20 दिन के लिए मसालेदार चिकनी चीज़ बंद कर दे, उसके बाद उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए। लेकिन विनीत के देने पर भी शांति देवी अब कुछ नहीं खाती थी। अब दिल नहीं चाहता। उनका दिल तो जैसे मर चुका था। बस हर समय वह भगवान को याद करते रहती। एक बार विनीत को बड़ी बेचैनी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे माँ किसी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही है। जैसे ही वह उठकर अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा, देखा कि माँ भगवान की मूर्ति के सामने गिरी है। उनकी आंखें खुली हुई है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। जो वह माँ के पास आए तो देखा कि वह दुनिया से जा चुकी थी। विनीत अब पछता रहा था। वह बहुत रो रहा था। लेकिन समय निकल चुका था। कुछ दिन बाद जब वह ऑफिस से घर आया तो देखा कि रचना अपनी माँ के साथ बैठी हंसकर बातें कर रही है कि अच्छा हुआ मेरी उस बुढ़िया से जान छूटी। आपको पता है कि विनीत को बड़ी मुश्किल से मैं विश्वास दिलाया कि मैं उसकी माँ की बहुत बड़ी हमदर्द हूँ, और यह भी कहा कि मेरी माँ भी सूखी रोटी खाती है और बुढ़ापे में बस सूखी रोटी ही खानी चाहिए। अरे माँ, मैं उस बुढ़िया को पूरा दिन कुछ खाने को नहीं देती थी, तब जाकर वह ढीठ बुढ़िया मरी है। उसने इस जगह खाने में रोज कुत्ते को डाल देती थी। पता है माँ, वह मुझसे कहती कि रचना मुझे बस गिलास दूध का दे दो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही, मुझे बस आधा गिलास दूध का दे दो। लेकिन मैं फ्रिज लॉक करके आपके घर पर आकर बैठ जाती। पूरा दिन मैं भूखी बैठी रहती थी। यह बातें सुनकर विनीत को तो जैसे आग लग गई। उसने घर में जाते ही रचना को बहुत बातें सुनाई और उसे धक्के देकर अनीता के साथ ही बाहर भेज दिया। लेकिन उसका बेटा अभी छोटा था और रचना अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन रचना को भी एहसास हो गया था कि यह उसका असली घर कौन सा है, क्योंकि भाई भाभीियों के व्यवहार ने उसे बता दिया था कि अपना घर क्या होता है और शादी के बाद मायके में लड़की का वापस आ जाना क्या होता है। 1 महीने बाद विनीत आपको वापस लेकर आया, लेकिन उससे बातचीत छोड़ चुका था। वह कहता, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को नाराज़ कर दिया, पता नहीं मुझे माफ़ी मिलेगी भी या नहीं। अब आप बताएं, क्या ऐसे बेटे को माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं?